नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2018 की फाइनेंशियल टेक थ्रिलर द हमिंगबर्ड प्रोजेक्ट नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी स्टॉक मार्केट की ऐसी एक पहलू को दिखाती है जिसके बिना हम ट्रेडिंग तो क्या, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, जो है हाई स्पीड इंटरनेट, जहां मिलीसेकंड्स का फर्क लाखों करोड़ों का फायदा या नुकसान कर सकती है। ये कहानी एक ऐसे ट्रेडर की है जो हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के जरिए करोड़ों कमाना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये मूवी इसी के बारे में है। और दोस्तों, वीडियो पर कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश के बारे में दिखाया जाता है, जिसने वित्तीय संकट और आर्थिक महामंदी को जन्म दिया था। जब स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ कर दिया, तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में भारी गिरावट शुरू हो गई। इस दौर में ट्रेडिंग की रफ्तार बाजार की अर्थव्यवस्था में बेहद अहम बन गई, जहां मात्र मिलीसेकंड के अंतर में तेज एल्गोरिदम की मदद से करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमा सकते थे और इस लहर का प्रभाव दुनिया भर में फैल गई। खैर, अब हम विंसेंट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ऑपरेटर है, जहां हाई स्पीड और लो लेटेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। यहां पर जिन्हें पता नहीं उन्हें मैं बता दूं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT एक सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग मेथड है जिसमें पावरफुल कंप्यूटरों और जटिल एल्गोरिदम का उपयोग करके बहुत तेज गति से बड़ी मात्रा में ट्रांजैक्शन की जाती हैं। लगभग मिलीसेकंड में HFT विशाल मात्रा में बाजार डेटा को जटिल एल्गोरिदम के जरिए एनालाइज कर संभावित ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को बहुत ही कम समय में प्रोसेस कर लो लेटेंसी के साथ उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। इस प्रकार की ट्रेडिंग आमतौर पर संस्थागत निवेशकों जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक और हेज फंड्स द्वारा की जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एंटोन नाम के आदमी को देखते हैं, जो विंसेंट का कजिन और सीनियर एल्गोरिदम इंजीनियर है, जो उसी कंपनी में काम करता है जहां विंसेंट काम करता है। इन दोनों भाइयों के पास एक प्लान है जिसमें वे एक 4 इंच चौड़ी फाइबर ऑप्टिक टनल बनाना चाहते हैं, जो जंगलों, दलदलों, पहाड़ों और नदियों को पार कर सीधे कैंसस इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर तक जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 1000 मील होगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही वे शेयर मार्केट की कीमतों की उतार चढ़ाव को महज 16 मिलीसेकंड में प्राप्त कर सकेंगे। यह उनके कंपेटिटर से 1 मिलीसेकंड तेज होगी और वह इस 1 मिलीसेकंड का फायदा उठाकर स्टॉक मार्केट में मिडलमैन की भूमिका निभाते हुए हर दिन करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं। अब विंसेंट ब्रायन नाम के एक इन्वेस्टर से मिलता है। वह ब्रांड को उनके प्रोजेक्ट के बारे में समझाता है और कहता है कि उस 1 मिलीसेकंड की बढ़त से वह कैंसस के बाकी ट्रेडर्स से एक कदम आगे रह सकता है। ब्रायन विंसेंट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब एक कॉफी शॉप में विंसेंट और एंटोन मार्क नाम के एक आदमी से मिलता है, जो एक कॉन्ट्रैक्टर है, और वह दोनों उनके प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मार्क को देता है और उसे इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखने के लिए कहता है। अब दूसरी ओर एवा नाम की एक महिला को देखते हैं, जो उसी ब्रोकरेज फर्म की CEO है जहां विंसेंट और एंटोन काम करते हैं। ईवा और उसकी टीम भी ऐसी ही एक प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, जो माइक्रोवेव के जरिए डेटा को ट्रांसफर कर सके, जिससे वह लोग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से कैंसस इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज तक सिर्फ 14 मिलीसेकंड में डेटा ट्रांसफर कर सकेंगे। उनका इस प्रोजेक्ट का नाम था माइक्रोवेव टावर प्रोजेक्ट। वहीं पर बैठा एंटन उनकी इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अगर एवा का यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो उनका फाइबर ऑप्टिक का प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वह लोग जितना भी कोशिश कर ले 16 मिलीसेकंड से नीचे डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन एवा की माइक्रोवेव टावर प्रोजेक्ट अब भी पल्स शेपिंग के सही एल्गोरिदम को डेवलप करने में उलझा हुआ था, तो वह अपनी टीम को जल्द से जल्द इस एल्गोरिदम को डेवलप करने के लिए कहती है। एवा को एंटन के ऊपर थोड़ा शक भी होने लगता है, क्योंकि दिन ब दिन फर्म में उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। उसे लगता है कि एंटन किसी और प्रोजेक्ट में अपना ध्यान लगा रहा है। अब एंटन माइक्रोवेव टावर प्रोजेक्ट की बात विंसेंट को बताता है, तब विंसेंट उसे कहता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट सिर्फ 1-2 साल में पूरा हो जाएगा, जबकि माइक्रोवेव टावर को 3 साल तक लग सकता है, और इस दौरान हम लोग खूब सारा पैसा कमा लेंगे। एंटन अपने घर पर एक बैकडोर प्रोग्राम सेटअप करता है, जिससे वह दूर से सिस्टम को कंट्रोल कर सके। वह उसे अपने लॉकर के अंदर छिपा देता है, और वह इसका इस्तेमाल कब और क्यों करता है, यह हम कहानी में आगे जानेंगे। अगले दिन विंसेंट और एंटन ने कंपनी को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
हालांकि एवा एंटोन जैसे होशियार इंजीनियर को खोना नहीं चाहती थी, ऊपर से उसके पास कंपनी का बहुत सारा डेटा भी था, इसलिए वह उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। तब एंटोन कहता है कि मैं अब इन मामूली रख रखाव जैसे कामों से थक चुका हूं और अपनी असली टैलेंट को आजमाना चाहता हूं, और यह कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। खैर, अब आ चुका था दिसंबर 2011। विंसेंट ने पहली जमीन की लीज साइन करवाई। इन जमीन मालिकों के लिए विंसेंट तो जैसे बिना वजह पैसे दे रहा था, क्योंकि फाइबर लाइन तो सिर्फ उनके घर के नीचे से गुजरेगी, ना उन्हें जमीन खोनी है ना ही कोई नुकसान। फरवरी 2012 तक विंसेंट 95% जमीनों के मालिकों को मना चुका था। ज्यादातर लोगों ने खुशी खुशी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और लीज एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। इसके बाद विंसेंट ने मार्क की मदद से 54 खुदाई टीमों को भी अलग अलग जगह पर दिन रात काम पर लगा दिया। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ग्रेनाइट माउंटेन जो नेशनल पार्क में स्थित थी और जो सरकार द्वारा संरक्षित थी। अब ब्रायन उनका काम कहां तक पहुंचा, उसका अपडेट लेने के लिए विंसेंट से मिलने जाता है। वहां पर वह पहली बार एंटोन से भी मिलता है। विंसेंट मैप में उसे दिखाता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल कहां कहां से गुजरने वाला है और उनके हेडक्वार्टर कहां कहां पर होंगे। और वह ग्रेनाइट माउंटेन के बारे में उसे कहता है, क्योंकि वह माउंटेन सरकार द्वारा संरक्षित है, उन्हें वहां ड्रिलिंग के लिए सरकार से स्पेशल परमिट की जरूरत होगी, नहीं तो उन्हें पहाड़ के साइड से लाइन बिछानी होगी, जिससे लेटेंसी और भी बढ़ जाएगी। तब ब्रायन पूछता है कितना? तब एंटोन उसे समझाते हुए कहता है कि अगर हम पहाड़ के साइड से लाइन बिछाएंगे तो हमारे लेटेंसी 19.2 मिलीसेकंड होगी, और अगर हम पहाड़ के बीच से लाइन बिछाते हैं तो हमारी लेटेंसी 17 मिलीसेकंड होगी। ब्रायन यह सुनते ही बौखला जाता है, क्योंकि 17 मिलीसेकंड तो पहले से ही मौजूद है। तब विंसेंट उसे समझाते हुए कहता है कि एंटोन बेटा वर्जन के बारे में बात कर रहा है। जब हम एल्गोरिदम को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे तब हम 16 मिलीसेकंड की स्पीड को हासिल कर पाएंगे। ब्रायन उसकी बात सुनकर शांत होता है और वह आश्वासन देता है कि वो परमिट दिला देगा, उसकी चिंता वह लोग छोड़ दे, बस उन्हें जल्द काम शुरू करने के लिए कहता है। फिर उनके जाने के बाद एंटन विंसेंट के ऊपर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसका एल्गोरिदम पहले से ही ऑप्टिमाइज्ड है और उसके लिए 1 मिलीसेकंड और घटाना बहुत मुश्किल है। पर विंसेंट को एंटोन की कोडिंग स्किल्स पर पूरा भरोसा था और वह उसके लिए एक शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करता है ताकि वो फोकस के साथ काम कर सके। अब रात के खाने पर विंसेंट और मार्क पहाड़ में ड्रिल करने की योजना बना रहे थे, और तभी ईवा द्वारा भेजा गया जासूस उनकी तस्वीरें ले लेता है। फोटो में मौजूद मैप को देखकर ईवा समझ जाती है कि वह लोग क्या करने वाले हैं। अपने बिजनेस को बचाने के लिए वह एलियस नाम के एम्प्लॉय को ऑर्डर देती है कि वह तुरंत एल्गोरिदम तैयार करे, साथ ही अपनी असिस्टेंट को और अच्छे इंजीनियरों की तलाश करने को कहती है, ताकि वह उनसे पहले माइक्रोवेव टावर प्रोजेक्ट का पूरा सिस्टम तैयार कर सके। उधर प्रोजेक्ट जोरों पर चल ही रहा था, तभी एक रात विंसेंट के पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला उसे पेट का कैंसर है। डॉक्टर ने कहा अगर तुरंत इलाज कराया जाए तो शायद वह 2 साल तक और जी सकेगा। लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए विंसेंट ने इलाज से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके काम को कोई दूसरा नहीं कर सकता था। इसी बीच एवा होटल में एंटोन से मिलने आती है। वह उसे धमकी देती है कि अगर वह चाहे तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है कि उसने उसकी कंपनी का कोड चुरा लिया है, जिसका इस्तेमाल कर वह स्टॉक मार्केट को क्रैश कर सकता है, और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पर उसे जेल भी भेज सकती है। वहां से निकलकर ईवा हेलीकॉप्टर में बैठकर विंसेंट के प्रोजेक्ट का मुआयना करती है। वह विंसेंट की खुदाई टीम को ज्यादा पैसों का लालच देकर अपनी तरफ कर लेती है। विंसेंट समझ जाता है कि कोई उनके काम में अड़चन डाल रहा है, पर यह नहीं जानता कि एवा ही उसकी कॉम्पिटिटर बन चुकी है। वह मार्क को कहता है कि जरूरत पड़े तो मजदूरों को 2 गुनी तनख्वाह दे देना, बस काम रुकना नहीं चाहिए। अब एक रात एंटोन एक बार में बैठकर काम कर रहा था, तभी वहां काम करने वाली एक वेट्रेस उसे उसके काम के बारे में पूछती है, क्योंकि वह कई दिनों से वहां उसे नोटिस कर रही थी। फिर एंटोन उसे उसके काम के बारे में समझाते हुए कहता है कि जब कोई ट्रेडर ग्राहक से पहले शेयर का भाव जान लेता है तो वो बाकी ट्रेडर्स से पहले सस्ते में शेयर खरीद सकता है और फिर उसे उसी ग्राहक को महंगे में बेचकर मुनाफा कमा सकता है। अगर हर ट्रांजैक्शन में 1000 शेयर पर $10 का फायदा हो और दिन भर में ऐसे 2 लाख सौदे हों तो साल भर में लगभग $500 मिलियन की कमाई हो सकती है। ये पूरा ट्रेडिंग प्रोसेस एक हमिंग बर्ड के पंख फड़फड़ाने जितना समय यानी सिर्फ 16 मिलीसेकंड में पूरा होता है। दूसरी तरफ ईवा के ऑफिस में
एक 23 साल का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का एल्गोरिदम बनाता है। ईवा फौरन उसे $1,50,000 का सालाना सैलरी का ऑफर देकर जॉब पर रख लेती है और यह भी कहती है कि अगर वह उस महीने के अंत तक पूरा एल्गोरिदम तैयार कर ले तो उसे $3 लाख का बोनस भी मिलेगा। अब इस ओर पहाड़ में ड्रिल करते समय ठोस चट्टानों के कारण ड्रिल मशीन टूट जाती है, जिससे उन्हें नॉर्वे से विशेष ड्रिल मंगवानी पड़ेगी, जिसमें उन्हें $1.55 करोड़ की लागत आ रही थी और इससे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन 1 महीने पीछे खिसक गई। विंसेंट ब्रायन से और पैसे मांगने के लिए जाता है, तब वह काफी नाखुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद विंसेंट उससे कुछ छिपा रहा है। तब विंसेंट उसे अच्छे से समझाता है। ब्रायन उसके बातों में ईमानदारी और उसके अंदर के जुनून को देखते हुए उस पर भरोसा कर विंसेंट के अकाउंट में $15 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो राहत की सांस ले, एक और मुसीबत सामने आ गई। एक जिद्दी किसान उनकी खुदाई टीम को जमीन लीज पर देने से इनकार कर देता है। उसका मानना था कि यह जमीन ईश्वर की दी हुई देन है। वो तेजी और भागदौड़ नहीं, बल्कि एक धीमी और खूबसूरत जिंदगी चाहता था। चाहे विंसेंट कितना भी पैसा दे, वो राजी नहीं होने वाला था। तब मार्क ने सुझाव दिया कि विंसेंट उस खेत के बगल की जमीन खरीद ले, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर खुदाई अपने जमीन से करें और वह 1000 फीट की गहराई में हो तो वो वैध होती है। और विंसेंट के पास तेज इंटरनेट नेटवर्क बिछाने की सरकारी अनुमति भी थी। इसीलिए अब किसान कुछ भी नहीं कर सकता था, बल्कि सिर्फ चुपचाप देख सकता था कि उसके नीचे की जमीन में सुरंग बन रही है। दूसरी तरफ एंटन लगातार मेहनत के बाद 1 मिलीसेकंड घटाने का तरीका ढूंढ निकालता है। वो खुशी से झूम रहा था, लेकिन तभी FBI एजेंट अचानक आ धमकता है और उसे स्टॉक धोखाधड़ी और पेटेंट कोड चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। ऐसा लग रहा था कि मानो मुसीबत जैसे उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। एंटन की गिरफ्तारी के बारे में सुनते ही तुरंत विंसेंट अपने असिस्टेंट से कहा कि वकील से कांटेक्ट कर एंटन को जेल से बाहर निकाले। लेकिन तभी एक और बुरी खबर मिलती है। ईवा की माइक्रोवेव प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार हो चुका था। उसने विंसेंट की साइट पर जानबूझकर लिखा था कि उसकी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी सिर्फ 11 मिलीसेकंड का समय लेती है। यह देख वह गुस्से में हाथ में आरी लेकर एवा की माइक्रोवेव टावर की तरफ बढ़ गया। मार्क उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर पागलपन और गुस्सा साफ दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो चल रहा था, उसके कदम लड़खड़ाने लगे और आखिरकार वो गिर पड़ा। दूसरी तरफ एवा की ऑफिस में हम देखते हैं वह अपने सिस्टम्स को स्टार्ट करती है और देखते ही देखते वह अपने माइक्रोवेव टावर के जरिए 11 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी के साथ डेटा ट्रांसफर करने लगे। वह शुरुआत के केवल 5 सेकंड में ही $5 लाख कमा लिए। यह देख उसके ऑफिस के सभी लोग खुशी से झूम उठे। अब इस ओर विंसेंट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाते वक्त उसने एक बिजनेस इंश्योरेंस अप्लाई की, ताकि अपने निवेशकों का कम से कम 3% नुकसान तो बचा सके। मार्क ने उससे वादा किया कि वो एंटन को जेल से निकालेगा और उसके प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। इसी दौरान एंटन ने जेल के फोन से अपने घर के तिजोरी में छुपाया हुआ बैकडोर प्रोग्राम, जो कि हमने पहले देखा था, उसे एक्टिवेट करता है। उसके बाद उसने फोन में कुछ बटन दबाकर प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया, जिससे ईवा की कंपनी का नेटवर्क 11 मिलीसेकंड से 20 मिलीसेकंड तक बढ़ गई, जिससे ईवा की ऑफिस में ट्रेडर्स के बीच हाहाकार मच गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। उन्हें हर मिनट लाखों डॉलर का घाटा होने लगा। ट्रेडर्स गुस्से में तो कंप्यूटर के कीबोर्ड तक तोड़ने लगे। फिर ईवा की असिस्टेंट दौड़ते हुए उसके पास गई और इस बारे में उसे बताया। तब ईवा को सब समझ में आ गया कि यह किसका काम है। फिर ईवा एंटन से मिलने जेल पहुंची और उसे धमकी भरे लहजे में बोली कि वो विंसेंट को भी जेल भिजवा देगी। एंटन मुस्कुराते हुए बोला, 20 मिलीसेकंड तो बस शुरुआत है, अगर ये 80 मिलीसेकंड तक पहुंचा तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। और उसने यह भी कहा उनकी कंपनी के टॉप इंजीनियर्स को भी इस बैकडोर प्रोग्राम को पकड़ने में कम से कम 5 महीने लगेंगे। आखिर दोनों में समझौता हुआ। एंटन ने बैकडोर प्रोग्राम को बंद कर दिया और एवा ने केस वापस ले लिया। उधर मार्क बड़ी मुश्किल से टेस्ट पूरा करता है और 15.73 मिलीसेकंड की स्पीड हासिल कर लेता है, जो कि पहले से भी तेज था। प्रोजेक्ट सफल हुआ, लेकिन बाजार में अब उसकी जरूरत नहीं रही और इस कारण निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। अब कुछ महीने बाद एंटन हॉस्पिटल में विंसेंट से मिलने आता है। वो बताता है कि उसने न्यूट्रिनो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सफलता से बना ली है, जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो धरती के आर पार सिग्नल भेज सकती है, जिसे चट्टान, मिट्टी या कुछ भी रोक नहीं सकता।
इससे एक छोर से दूसरे छोर तक सिर्फ 9 मिलीसेकंड में कनेक्शन हो सकता है। उसके बाद विंसेंट तेज बारिश में खुद उस किसान से मिलने जाता है जो जमीन देने से मना कर रहा था। वह उससे मिलकर कहता है कि उसने पिछले हफ्ते उसके फार्म के नीचे से गई पाइप हटा ली है, अब उसकी दुनिया में कोई हाईटेक चीज दखल नहीं देगा। तब वो किसान उसे एक कंबल देते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद दोनों भाई वहीं पर बैठकर बारिश के बूंद को देखने लगा। तब विंसेंट एंटोन से पूछता है कि अगर मेरी जिंदगी सिर्फ 16 मिलीसेकंड की होती और सारी यादें बस उतने वक्त की होती तो वो कैसी लगती। एंटोन सोचते हुए जवाब देता है, मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी 100 साल जैसी लंबी है। 16 मिलीसेकंड जो एक हमिंग बर्ड की पंख फड़फड़ाने की रफ्तार होती है। तो यह थी द हमिंग बर्ड प्रोजेक्ट की प्रेरणादायक कहानी। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।